नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए हैं। ये भाषा राज्य सरकारों की भाषा है। ये अड़ंगा है नहीं है, इसमें कोई तकनीकी दिक्कत है, ये अलग बात है, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये भी एक मसला है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ओल्ड यानी पुरानी पेंशन स्कीम है और जो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम है, जो भारत सरकार का पहला प्यार है, इनमें अंतर क्या है। और केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई थी तो किसके लिए लेकर आई थी, उससे किसको सुख मिलने वाला था, किसको लाभ मिलने वाला था, और कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला था या नुकसान मिलने वाला था। इन सारी चीज़ों को लेकर आज का वीडियो रहेगा। बातें वहीं वैसी की वैसी, तथ्यों पर आधारित। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। और एक क्यूआर कोड स्क्रीन पर है, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ और आज एक फ़ायदे का संदेश है। मुफ्त में आपको कुछ मिल सकता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं अभी आया। हुआ यह है कि अभी जो निर्मला सीतारमण ने एक पच्चड़ डाल दिया है और उस पच्चड़ के डालने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम फंस गई है। ना तो राजस्थान सरकार कुछ करने की हालत में है, ना झारखंड सरकार कुछ करने की हालत में, ना छत्तीसगढ़ कुछ करने की हालत में है। और इसलिए नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने एक ऐसा पेंच इसमें डाल दिया, इस पर कुछ काम हो रहा है। झारखंड में सरकार ने कर्मचारियों को कह दिया कि आप ये अंडरटेकिंग दे दो और आप अपनी जिम्मेदारी ले लो, बात खत्म। लेकिन इस सब पे जाने से पहले ना, ये पूरा जो मामला है बड़ा खिचड़ी वाला है, बड़ा उलझा हुआ है, तो इसको सरल भाषा में समझाता हूँ मैं आपको, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दरअसल क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना और नई पेंशन स्कीम में अंतर हमको समझना पड़ेगा। नई पेंशन स्कीम जो है उसमें आप अपने पैसे खुद जमा करते हो, सरकार आपको पेंशन नहीं देती है। सरकार से आपको कोई पेंशन नहीं मिलती है। पहले आपको पेंशन सीधे मिल जाती थी, आप रिटायर्ड हुए और आपकी पेंशन मिलनी शुरू। उसके बाद में समय समय पे जैसे महंगाई बढ़ती थी तो महंगाई भत्ता भी बढ़ता था। कितनी पेंशन मिलती थी जब आप रिटायर्ड होते थे, तो उस समय आपको जो आपकी बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, डीए, इन दोनों को मिला के जो कुल योग होगा उसका 50% सरकार आपको पेंशन देती थी। और ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पेंशन दे, उसके बाद में वो सरकार, उसमें कोई दाएं बाएं का सिस्टम नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि 2003 में एक प्रस्ताव आया, अटल जी की सरकार थी, और उस प्रस्ताव में ये तय हुआ कि ये पेंशन स्कीम ख़त्म करो, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। और ये पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2004 में अटल जी की सरकार थी, उसने न्यू पेंशन स्कीम शुरू कर दी। नई स्कीम में क्या किया उन्होंने, सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 में अमेंडमेंट किया। स्कीम में क्या होता है कि आप अपने पैसे किसी एक पेंशन स्कीम में जमा करते हो, नेशनल पेंशन स्कीम में, और जितने पैसे आप जमा करते हो उतने पैसे सरकार भी जमा करती है। और ये पैसा आपका इकट्ठा होता जाता है और जब आप रिटायर होते हो तो इसमें से 60% पैसे आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो आपने कंट्रीब्यूशन किया था 50% वो और 10% और, तो 60% पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो। और 40% पैसे अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपको देना पड़ेगा टैक्स, यानी आपके पेंशन का जो पैसा आपने जोड़ा है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। पहली खराबी। दूसरी खराबी ये कि आपका जो अपना पैसा है वो पैसा आप जमा करके पेंशन ले रहे हो। तीसरी खराबी है, जिस खराबी से उस सरकार की नीयत पता चलती है, वो ये कि सरकार का लोड लायबिलिटी ख़त्म कर दी कि भाई कर्मचारी रखेंगे, रिटायरमेंट पे पेंशन देनी पड़ेगी, उसके अंतिम समय तक हमको पेंशन देनी पड़ेगी, तो नहीं देना पड़े, इसलिए उसकी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए सरकार ने स्कीम लागू की। उससे चौथी खराबी ये पूंजीवाद, टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी,
इन सब के शेयर्स में कर्मचारी का पेंशन का पैसा सरकार लगाती है, इक्विटीज़ में लगाती है। और पहले आपको फिक्स पेंशन मिलती थी, चाहे आपकी पेंशन कितनी क्या है वो सरकार का मसला था। अब क्या हो रहा है कि आप जो पैसा जमा कर रहे हो वो कभी थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है, कभी कहीं लगता है, और इक्विटी में लगता है यानी शेयर में लगता है। फिर जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो उस दिन शेयरों के जो भाव होंगे उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर शेयर भाव ज़्यादा हुआ तो उतने % के हिसाब से ब्याज मिल जाएगा जो आपने जमा किया है पैसा और सरकार ने आपके खाते में जमा किया है। अगर शेयर बाजार डूब रहा है तो आपको उस दिन के रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, यानी आपका जो पेंशन का पैसा था उससे कारोबारी अपना खजाना बढ़ रहे हैं। उनको पैसा उनके शेयर में आप लगा रहे हो, शेयर से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। और जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो अगर शेयर डूब गया है तो पैसा उसी हिसाब से मिलेगा, बढ़ गया है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। यानी जिसको आप पेंशन को सिक्योरिटी समझते थे, सुरक्षा समझते थे बुढ़ापे की, वो अटल जी की इस स्कीम ने छीन ली थी। तो जो बेसिकली मोटी मोटी बुराइयाँ हैं नई पेंशन स्कीम की, जिसके कारण कर्मचारी खुशी खुशी ओल्ड पे जाना चाहते हैं, वो ये है कि कुल इन्वेस्टमेंट का 50% से ज़्यादा आप एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब आपका जो पैसा आपका कुल जीवन का इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आपने अपने जीवन में अपने पैसे बचा के रखे हुए हैं, उसका 50% ही आप न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली खराबी ये है। दूसरी खराबी ये है कि आप पैसे नहीं निकाल सकते अपने जमा किए हुए पैसे। जब आप पेंशन फंड में लगा रहे हैं पैसे तब भी नहीं निकाल सकते 15 साल से पहले। इसके अलावा एनपीएस में जो बुराई है वो ये है कि टैक्स बेनिफिट नहीं है। मतलब आपने पूरी ज़िंदगी पेंशन का जो पैसा मिल रहा है उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो पैसा है वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगता है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स मतलब आपने अंबानी अडानी को दे दिया, उन्होंने कहा भाई 12% ब्याज देंगे, दे दो पैसा, उनको दे दिया। या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है और उसके अंदर तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो ब्याज मिलता है वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए बैंक के ब्याज से कम ही होता है। इसके अलावा जो तीसरा है वो है आपका शेयर बाजार में पैसा लगाना। अब ये जो पैसा कर्मचारी ने जमा किया, आधा पैसा और आधा सरकार ने जमा किया। 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी। तब से जो कर्मचारी अपने पैसे जमा कर रहा है वो पैसे किसके पास हैं? सरकार के पास, यानी जो एनडीएसएल है जिसके पास में ये पेंशन का पैसा जाता है सरकार का, उसके पास में है। अब राज्य सरकार ये कह रहे हैं कि देखो जी हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं और जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा उसी दिन से हम उसको पेंशन देना शुरू कर देंगे। जो भी उसको वेतन मिल रहा होगा प्लस डीए मिला के उसका 50% उसी दिन से उसकी पेंशन जैसी पहले मिलती थी पुराने ज़माने में लोगों को। और सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, हम ये भी करेंगे कि जो डीए उनका था वो बढ़ेगा और वो सरकार देगी, उसमें कोई हिसाब कैलकुलेशन का काम ही नहीं है। तो जब पैसा हम दे रहे हैं कर्मचारी को, जिस दिन से जो भर्ती हुआ है उस दिन से हम पेंशन का लाभ देंगे, तो वो जो पैसे भी आपके पास जमा करता आ रहा था और आपने जो पैसे मिलाए थे वो पैसे अडानी अंबानी के पास क्यों रहना चाहिए? कॉरपोरेट बॉन्ड्स में क्यों रहना चाहिए? वो पैसे स्टॉक मार्केट में क्यों रहना चाहिए? और वो पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्यों रहना चाहिए? वो पैसे तो पाने का हक उस राज्य सरकार को है जो उनको बुढ़ापे में पेंशन देने वाली है। तो ये सरकारें कह रही हैं कि भाई आप हमारे पैसे वापस करो। अब पैसे वो वापस मांग रही हैं और अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि नहीं मिल सकते। बोले क्यों नहीं मिल सकते? बोले इसलिए नहीं मिल सकते कि जब हम न्यू पेंशन स्कीम लेकर आए थे उस वक्त ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी को शिफ्ट करना है। तो अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम की नई चीज़ आ गई है तो उसको लेकर कोई कानून नहीं है, और कानून नहीं है तो अब पैसे आपको नहीं मिल सकते। लेकिन ये सोचने की बात है भाई, उस वक्त कानून नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अगर आज जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो होना चाहिए। इसके पीछे की कहानी क्या है इस पर मैं आऊँगा, अभी इस पर और विश्लेषण करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको गुड न्यूज़ दे दूँ। गुड न्यूज़ ये है कि अब कुक्कू एफएम का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल सकता है। कौन सा सब्सक्रिप्शन? जो 499 रुपये का है। जो हमारे चैनल के दर्शक थे उनको 199 में मिल जाता था,
लेकिन अब कुकू एफएम ने एक बढ़िया स्कीम लाया है और अब आपको फ्री में वो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। 50 लोग, जो पहले 50 लोग हैं, अगर वो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करते हैं लिंक पे और हमारा कूपन कोड है KN50 वो डालते हैं, तो पहले 50 लोगों को कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिल जाएगा। यानी जो लोग अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए उनके लिए सुनहरा मौका है। तो अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी की तभी आप चाहें तो इसके बाद क्लिक करके सबसे पहले आप कुकू एफएम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और कूपन कोड डाल दीजिए। हो सकता है कि आप उन 50 में शामिल हों। आपको मुफ्त में 10,000 ऑडियो बुक्स, तमाम सारे विषयों पे, उसमें महिलाओं से जुड़े हुए मामले हैं, करियर से जुड़े हुए मामले हैं, इंटरव्यू कैसे दें, इंग्लिश कैसे सही करें, और ये सब चीज़ें कान में सुनने को मिलती हैं। कहीं पढ़ना नहीं पड़ता, अपना काम करते हुए कर सकते हैं और ये 1 साल के लिए आपको मुफ्त में मिल रहा है अगर आप वह पहले 50 लकी लोगों में से हुए तो। तरीका आसान है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करिए, कूपन कोड KN50 डालिए, खुश हो जाइए। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम है। दरअसल अटल जी की सरकार ने एक दिमाग लगाया था और वो दिमाग ये लगाया था कि ये जो कर्मचारी हैं इनको हम पेंशन देते हैं, अब ये रिटायर हो जाएंगे, तो जब ये रिटायर हो जाएंगे तो हमको पेंशन देनी पड़ेगी, तो खर्चा क्यों करें, हम तो पूंजीवादी देश बना रहे हैं, हम तो पूंजीवाद के रास्ते पे चला रहे हैं, अमेरिका परस्ती के रास्ते पे चला रहे हैं। तो ऐसे में इस देश में हम अगर पेंशन देंगे तो ये तो लोक कल्याणकारी नीति हो गई ना, तो इसको ख़त्म करो। दूसरा ये है कि सरकार को ये लगा कि भाई पैसा अपना तो बचेगा ही बचेगा खजाने का। सोचिए तब से कितना पैसा बचा रहे हैं, कितना सारा टैक्स लाद रहे हैं। सरकार की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो GST है उसमें बदलाव की बातें चल रही हैं और कहा जा रहा है सिंगल रेट GST लाओ, और वो कहने के लिए सिंगल रेट GST लाने वाले हैं। GST सिंगल रेट नाम होगा और एक रेट बनाएंगे। उसमें उनका जो मकसद है वो ये है कि अभी GST से भारत की GDP का 15% ही टैक्स कलेक्शन हो रहा है। सरकार का मकसद है कि इसको 24% के स्तर पर ले जाना है, और वैसे GST की रेट बढ़ाएंगे तो आप हंगामा करेंगे, तो आप कहेंगे एक देश एक GST एक रेट। इसके नाम पे ये तीनों स्लैब मर्ज करके एक कोई ऐसा स्लैब बना देंगे जिससे सरकार को 24% का फ़ायदा मिलने लगे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा टेंशन का काम है, सरकार कितना कर पाती है एक अलग मसला है। लेकिन सरकार का पेट जो है ना, अंधकूप है, वो भरता ही नहीं है। बहरहाल सरकार ने बचत की पेंशन के जरिए, और बचत करने के साथ साथ एक काम और भी किया कि इस देश में कॉरपोरेट को पैसा दिलवा दो। बीमा कंपनियां या जो फंड इन्वेस्टमेंट कंपनियां या जो दूसरी कंपनियां, उनके लिए तो आपने देखा ही था कि किस तरह सरकार ने आपको जो है वो अस्पताल में फ्री इलाज नहीं देंगे, आपका बीमा करा देंगे ताकि पैसा बीमा कंपनियों को जाए, फिर बीमा कंपनियां कमाएं। इसी तरह से इन्होंने पेंशन स्कीम में आपका पैसा कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, आपका पैसा पूंजीपतियों के पास में, उनके शेयर में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगवा दिया। अब सरकार का दिमाग देखिए, अब जो पैसा आप पेंशन में लगा रहे हैं जो कॉरपोरेट के पास जा रहा है, उस कॉरपोरेट से धंधा करेगा कॉरपोरेट, तो वहाँ से भी टैक्स की कमाई करेगी। लेकिन उसको ये फिक्र नहीं है, जो हमको सोचने की ज़रूरत है कि इस देश में आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद, आज से 40 साल बाद तस्वीर क्या होने वाली है, ये सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। 2014-15 के आसपास मोदी जी ने नारा दिया था कि ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है, और था। लेकिन पूरी जिंदगी ये युवा ही देश बना रहेगा क्या? उस वक्त अधिकतम लोग युवा थे, आने वाले समय में अधिकतम लोग बुजुर्ग होंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट रेट है वो तो 2.1 ही है। भारत की ना बढ़ने वाली है ना घटने वाली है, जो रफ्तार है वो चलती रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या? होगा ये कि ये देश जो युवाओं का देश था, आज से करीब 10 साल पहले, आज से 30 साल बाद ये बूढ़ों का देश होगा। इस देश में जो बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा जब बूढ़े होंगे उनका जीवन यापन कैसे होगा? उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट तो हमको बनाना पड़ेगा।
वो एनवायरनमेंट कैसे बनेगा? आप लोगों का पैसा ले लोगे, पेंशन में जमा कर दोगे, कॉरपोरेट को चढ़ा दोगे, और उससे जितना पैसा ब्याज स्याज बाकी चीज़ों में आ जाएगा, और ब्याज से भी ज़्यादा आप शेयर में पैसा लगा रहे हो भाई, उठा गिरा कुछ हुआ, अगर मार्केट ही पूरा क्रैश कर गया तो आपके पास में जो आप उम्मीद कर रहे हैं रिटर्न मिलने की पेंशन में, वो भी नहीं मिलेगा। तो आखिर में आपका जो भविष्य है, इस देश का भविष्य है, वो तो आपने खतरे में डाल दिया। और जितनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी वो ख़त्म कर दी, और बुजुर्गों को वैसे भी जो सुविधाएं मिलती थी आप विड्रॉ कर रहे हैं, रेलवे में कंसेशन आपने ख़त्म कर दिया, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लगातार लेके आते आ रहे हैं। बुजुर्गों को लोन नहीं मिलता, बुजुर्ग लोगों को गाड़ी चलाने के लिए उनको लाइसेंस नहीं मिलता कि ड्राइवरी कर लें, इतनी सारी चीज़ें आपने लगाई हुई हैं। तो आप एक सोशल सिक्योरिटी तो दोगे ना। क्या इस देश के बुजुर्ग नागरिक जिन्होंने इस देश के विकास में योगदान दिया, पूरी ज़िंदगी लगा दी, उनको सरकार से कोई अधिकार नहीं है? और सबको नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम अपने जो कर्मचारी हैं, फ्री स्वास्थ्य आपने और फ्री शिक्षा ये सब तो भूल ही जाइए, अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आप बुढ़ापे के लिए कोई एक लाठी दोगे? सरकार लायबिलिटी लेगी कि नहीं लेगी? जब आप हर जगह, तो इस बार इस वक्त स्थितियां आ गई अमेरिका की, तो आपको ब्याज बढ़ाना पड़ा क्योंकि वहाँ महंगाई बढ़ गई है, वरना तो ब्याज आप नीचे नीचे करते जा रहे थे, उस ब्याज से तो किसी का कुछ भला होना नहीं था। तो ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ज़रूरी है। अब भले ही पॉलिटिकल कारणों से कुछ राज्य सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आ रही हैं, तो केंद्र सरकार को उसमें अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मामला देश के भविष्य का है। अटल जी ने सोचा होगा मैं तो चला जाऊंगा, और वो चले भी गए, पीछे से दुनिया जाने देश जाने, और मोदी जी भी ये सोचने लगेंगे और सब ये सोचने लगेंगे, तब तो हो गया। तो कुल मिला के जिन स्कीमों से फ़ायदा होने वाला है राज्य सरकारों को, उनमें केंद्र सरकार लगा रही है अड़ंगा। राजस्थान में अगले साल चुनाव हैं, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली है। मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी अर्रा की सीटें हैं राजस्थान में, और अगर 2024 के चुनाव में मामला गड़बड़ हो जाता है, सीटें कम हो जाती हैं, तो बीजेपी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहला डर ये, और दूसरा डर ये कि राजस्थान विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाती है। एक बड़ी संख्या रिटायर्ड लोगों की होने वाली आने वाले समय में, और सरकारी कर्मचारी इस नई पेंशन स्कीम को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। वो पुरानी पेंशन स्कीम पे जाना चाहते हैं, और सरकार उनके पैसे नहीं देके अड़ंगे लगा रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।